अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक वंस अगेन। क्या हाल है? यूज्ड टू हो गए वापस हमें सुबह देखने में। हम हो गए, हम अपने टाइम से बड़े खुश हैं। सो वी आर बैक। थैंक यू फॉर द अमेजिंग फीडबैक जो आपने हमें कल के प्रोग्राम के बारे में दिया, पहुंचाया। और आज का प्रोग्राम जो है वो मुकाबला ही है कल के प्रोग्राम का, बिकॉज आज भी हमने बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात का इंटरव्यू किया है। पीपल दैट यू वांट टू मीट इन अ नॉन पॉलिटिकल सेटिंग, है ना? एब्सोल्युटली। सियासी बयान तो आप सियासी शख्सियात के सुनते ही रहते हैं, लेकिन अदरवाइज इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनके घर वाले कैसे हैं, ये बच्चों के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, ईद कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की। और आज वी आर गोइंग टू मेक यू मीट विद द गवर्नर सिंध मिस्टर कामरान टसोरी और उनकी अहलिया। यस, और बड़ा ही मज़ा आया। वी डिड दिस अर्लियर, लेकिन मिलाएं। चलिए जी, तो फिर मुलाकात करते हैं सब मिलकर। लेट्स मीट। जनाब, स्पेशल गेस्ट के लिए हम गवर्नर हाउस कराची में मौजूद हैं और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं खुला होता, ये कराची के हर उस शख्स के लिए खुला है जो यहाँ आना चाहता है। अब सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लोग इन्हें अवामी गवर्नर के तौर पर भी जानते हैं, और बाज़ आए जो सिर्फ ये कहकर चले गए कि गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरेंगी और ये यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी। ये गवर्नर ऐसे रहे जिन्होंने दरअसल गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया, और सैकड़ों इनिशिएटिव्स हैं। और ईद कैसे गुजरती है, क्या एक्टिविटीज हैं, तो लिहाजा गवर्नर भी हमारे साथ हैं और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम उनकी फैमिली से भी मिलना चाहते हैं। सो मिसेस गवर्नर, इफ यू मस्ट, तो वो भी हमारे साथ है। ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आप सबको भी ईद मुबारक, एंड आपके जितने व्यूवर्स हैं सबको ईद मुबारक और आदाबर्स। आपको भी भाभी ईद मुबारक। ये आपको कितने दिन बाद मिल रहे हैं? हमने एक भी रोजा साथ नहीं खोला है, तो एक भी रोजा एक इफ्तारी भी साथ नहीं। हालांकि बाकी पूरे कराची ने आपके साथ इफ्तारी की है। यही वजह है जो मैं इनके साथ नहीं हूँ। हाँ, तो इतना पहले हम लेडीज फर्स्ट आपसे, जी, तो जी, जी, बिल्कुल। हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं। भाभी, आपसे पूछेंगे, मतलब जाहिर है अब तीसरा साल है माशाल्लाह, आप लोग इस घर के मकीन हैं। कितना आपने इवॉल्व होते हुए देखा, और ये डेडिकेटेड तो हैं, लेकिन बेगम, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है बीइंग अ पॉलिटिशियंस वाइफ? शुरू से बिजी तो रहते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो शुरू में हमारी इस बात पर आर्ग्यूमेंट भी हो जाती थी, लेकिन अब आपने गिव अप कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली, अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ज़बरदस्त आपकी कंट्रीब्यूशन है सपोर्ट में। ये जो रोज़ यहाँ सहरी, इफ्तारी, मतलब क्या कुछ नहीं होता जो हम सब कुछ आपको गिनवाएंगे अभी, लेकिन आपका भी पूरी फुल सपोर्ट होती है। जी, चैरिटी वर्क में शुरू से है और अभी भी हमारा ये होता है। बल्कि मुझे कभी कभी ये होता है कि ये इतना दिखा के नहीं करें, लाइक हम खामोशी से करें, बट इनका फिर यहाँ गवर्नर बनने के बाद ये प्लान था कि अब हम थोड़ा इसको ओपनली करेंगे, तो माशाल्लाह तब से फिर अल्लाह का बहुत करम है, ज़बरदस्त। मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो मुझे रोकती है कि लोगों को नहीं पता होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि कम से कम जो साहिब सरबत लोग हैं वो देख के ही कुछ करने की सोचें, कि इंस्पायर हों कि भाई चले, इस सूबे का सबसे बड़ा जो हाउस है, जो गवर्नर हाउस कहलाता है, उसके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। और जैसे आपने सवाल किया था, तो अब तो ये है कि माशाल्लाह मेरी जो पूरी फैमिली है, बेटा, बेटी और बाकी भी छोटे वाले बेटे जो हैं, एक तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये सारे एक टीम के तौर पर काम करते हैं। यानी ये जो बेल ऑफ होप पे ऐसी ख़वातीन जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं, उनके जहेज़ के इश्यूज़ हैं, वो ये सारा काम ये वहाँ के स्टाफ के साथ बैठ के देखती हैं। इसी तरह बेटा जो है वो अगर ख़ुद भी कुछ अर्न कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो अपने सारे पैसे यहीं चैरिटी में खर्च करता है। बेटी भी हमारे साथ मिलके, तो मतलब ये अब एक टीम है। और आप यकीन करें, अगर ये टीम ना होती ना, तो मैं रोज़ाना 16 घंटे 17 घंटे अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकाल सकता, क्योंकि सारे जो आपके क्लोज टू यू हैं वो इन्वॉल्व हैं जी इस सारे काम में। आई मीन दैट मींस अ लॉट। अच्छा, हज़ारों लोगों ने इफ्तारियां यहाँ की होंगी, हम हज़ारों का फिक्र करें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफिस है, वहाँ आपको हेड काउंट मिल सकता है। जो पहला रमज़ान हमें मिला था, उसमें 4.5 लाख लोगों ने इफ्तारी की थी। 4.5 लाख? हाँ, पूरे महीने में। और दूसरे रमज़ान में 4 लाख लोग थे और 1.5 लाख लोगों ने सहरी की थी गवर्नर हाउस में। और इस बार हमने जो रमज़ान का जो प्लान किया था, वो नाम हमने रखा था इत्तेहाद रमज़ान। और इत्तेहाद रमज़ान में हमने सिर्फ गवर्नर हाउस में नहीं, बल्कि 30 टाउन जो हैं
जो हमारी पार्टी के तंजीमी लोग हैं उस तीसों टाउन में भी इफ्तारियाँ हुई और गवर्नर हाउस को, उसके अतराफ़ को, चारों पांचों राउंड अबाउट्स को, सबको इतना सजाया गया है कि अगर आप रात में देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप यूरोप में या यूके में कहीं मेले का समा। मेले का समा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि ये रमज़ानुल करीम का महीना है, 12 महीनों में एक महीना जो सबसे अफजल महीना है, उसकी तैयारी बड़ी खुशू खुजू से की जाए, तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार मुख्तलिफ़ ममालिक से कारी साहिबान ने आके इजिप्ट, मिस्र, सूडान, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, वो कारी साहिबान आके यहाँ किरत करते थे और हमारे जो नातख्वान हैं मुख्तलिफ़, वो रोज़ाना यहाँ नातख्वानी होती रही है और रोज़ाना एक रेजिडेंशल प्लॉट 120 गज का, रोज़ाना उम्रे के कभी 2, कभी 3 और कभी 1 टिकट, रोज़ाना एक मोटर बाइक और रोज़ाना मोबाइल टेलीफोन, कैश ईदी, कैश इस महीने की प्लानिंग तो आप लोग बहुत पहले से शुरू कर देते होंगे। अगर बस ये मैं कहता हूँ अब तो इतने यूज्ड टू हो गए। हाँ, इस बार ये भी था कि हमने गवर्नर हाउस के बाहर हमारे दरवाजे के ऊपर बच्चों के लिए जितने हम इंतज़ाम कर सकते थे, ऊँटों का, घोड़ों का और बहुत सारे ऐसे जो जंपिंग कासल टाइप के और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, उनके लिए बिल्कुल आपने जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो आज 300 रुपये किसी ऊँट वाले को, 200 किसी घोड़े वाले को या किसी झूले पे बैठने के लिए 100-200 उनके पास नहीं है, तो ये हज़ारों बच्चों ने, और ये ईद के अब 3 दिन सारा सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा क्योंकि ये सवाल नेचुरली लोगों के जहन में आता है कि ये प्लॉट बट रहे हैं, ये लाखों लोगों का सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है, ये बाइकें हैं, ये और तहाइफ हैं, हु फंड्स इट ऑल? हाँ, ये बड़े कमाल की बात है। हमारे 13 से 14 शायद 14 इनिशिएटिव्स हैं जिनका भी मैं आपसे जिक्र करूँगा, जिसमें सबसे बड़ा IT का प्रोजेक्ट है हमारा, राशन डिस्ट्रीब्यूशन 1 मिलियन से ज़्यादा सोलर पैनल का आपका प्रोजेक्ट है, मोटर बाइक्स, फ्री लैपटॉप्स 12,000 से ज़्यादा। तो ये अरबों रुपए जो हमने कहाँ से आ रहे हैं यहाँ खर्च किए, इसमें 1 रुपया भी सिंगल पैनी ना इस गवर्नर हाउस की है, ना किसी के टैक्स पेयर की है, ना हुकूमत पाकिस्तान की और ना ही हुकूमत सिंध की है। ये मैं इसकी मना करती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पहला जो हमने रमज़ान किया था ना, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, उसमें इसने अपना प्लॉट जो 1000 गज का मैंने इसको अपने शादी के बाद 2 साल बाद जो दिया था, वो इसने उसको बेच कर, सेल करके सारे पैसों से उस रमज़ान की इफ्तारी और सहरी करवाई थी। पहला इफ्तार हुआ ना जी, तो पहला इफ्तार पे वो मेरे MS साहब मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, कहते हैं सर आज का पहले दिन का बिल 30 लाख रुपए है और ये तो बढ़ेगा क्योंकि उसमें बिरयानी भी है, मिनरल वाटर है और लोग भी तो बढ़ते गए और सारे वो काम जो हम खाते हैं वही इफ्तारी है। असल बड़ा बिल था बिरयानी, रोज़ और मिनरल वाटर इसका। तो मैं इसके पास गया, मैंने इसको कहा कि यार ये रोज़ाना और लोग बढ़ेंगे और लाखों में जाएगा, तो मैं ये दोनों चीज़ें कम कर रहा हूँ। तो इसने मुझे कहा कि देखो अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन तुम्हें गवर्नर बनाया है और हमारी फ़ैमिली के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं है और पूरे पाकिस्तान में, ये दुनिया में मुसलमानों के लिए नहीं है, तो हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है। इसने कहा मेरे पास जो प्लॉट है वो तो मट्टी है ना, मतलब हम आ जाएंगे तो मट्टी पड़ी है उस पर, तो मैंने उसको क्या करना है, सब अल्लाह का दिया हमारे पास है, तो तुम इससे सेल कर दो और बिल्कुल कुछ फिक्र नहीं करो, ये मैं खुद दिल से करना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो बिजी भी हैं, जाहिर है इनकी सरकारी जिम्मेदारियां भी हैं, ये चैरिटी भी हैं। अब बच्चे माशाल्लाह आपके हैं, 3 हैं जी, और 4 बच्चे हैं। बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इन्होंने तो हाथ उठा लिए हैं। सो उनकी पढ़ाई, उनकी बर्थडे पार्टीज़ में लेके जाना, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये सब आप देख रही होती हैं? हाँ, ये सब मैं कर रही होती हूँ, लेकिन ये फिर भी टाइम कभी जब ट्रैवल जैसे कर रहे होते हैं। देखिए मेरा 1 दिन का भी ट्रैवल है ना, 2 दिन का साहब, तो बच्चों को भर के नहीं जैसे गाड़ी में ले जाते हैं, ऐसे मैं जहाज़ में लेके जाते हैं। हर ट्रैवल पे आज तक 3 साल में बच्चे, वाइफ मेरी साथ होती है, और अगर हमें कोई भी ऐसा टाइम मिल जाए जिसमें लंबी ड्राइव हो तो मैं बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता हूँ, लेकिन फ़ोन में उनका हमेशा अटेंड करता हूँ। कोई ऐसी कॉल नहीं होगी 3 सालों में जो मैंने अपने बच्चों की रिसीव ना की हो। वैसे इन्हें पता है कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में, इतनी इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, ये मुझे अभी काफी दिन से पूछा नहीं, मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे अपने दोस्तों के बच्चों के दोस्तों के नाम भी पता है। अरे माशाल्लाह, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम कितना आजकल स्ट्रेस करते हैं पेरेंटिंग पे, बिकॉज इतने किस्से, इतना कुछ हो रहा है आजकल दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि हम स्ट्रेस करते हैं इस बात को, पेरेंट्स को किस तरह नज़र रखनी है
और अपने बच्चों के दोस्तों से भी दोस्ती करें, उनकी फैमिली से भी और दोस्ती हमारे करें। सामने केसेस हैं, अभी हम बहुत बात कर रहे थे, पूरा रमजान हमने बात की है अरमागान वाले केस पे, मुस्तफा आमिर वाले, दीज आर टीनेज किड्स, मतलब यंगस्टर्स हैं, 18, 19, 16 साल के बच्चों अगर इस तरह की एक्टिविटीज में मशगूल होंगे, बड़ा क्रैकडाउन भी हो रहा है, बड़ी बात भी हो रही है। और जब माँ बाप की नजर नहीं होगी या उनसे वो क्लोजनेस नहीं होगी, एक इंटीमेसी नहीं होगी कि वो आके खुद बताएं बातें। एक आपकी बात में सॉरी ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अरमान की इसकी आपने बात की, आमिर मुस्तफ़ा फिर मर्डर हो गया, देखें ये केस अभी सही तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तो खैर हैसियत गवर्नर सिंध मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को भी कि ये वो केस नहीं है जो आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे इतने किस्से और इतनी कहानियाँ हैं कि अगर रोज़ाना भी मीडिया पर 1 घंटा उन लोगों के नाम लिए जाएं जो इस ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, किन किन के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, किन किन के पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस शहर में पार्टीज़ होती हैं, किस किस स्कूल किस किस कॉलेज में ये किस तरह सप्लाई होती है, स्कूलों की कौन कौन टीचर्स इन्वॉल्व हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं। आई विश कि मैं इस केस को ख़ुद मॉनिटर कर रहा होता तो मैं वो हक़ाइक़ भी सामने ला सकता था कि ये एक मौका मिला था हुकूमत पाकिस्तान को और सिंध को कि हम इस सूबे और इस शहर में से इस मनशियात की लानत को ख़त्म कर देते। 32 किस्म की इक़साम की ड्रग्स हैं जो इस वक्त इस माशरे में सलाहियत कर रही हैं, उनमें से तो 9 ऐसी हैं जिसका अभी तक जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये कौन सी है, ये क्या है और इसके कितना टाइम पर ये असर करेंगी। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बच्चों को, माँ बाप को एक चीज़ से सिर्फ ये कंट्रोल हो सकता है और वो है बच्चों को क्वालिटी टाइम देना। एब्सोल्युटली। और बच्चों को अपना दोस्त बनाना, टाइम दें और बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। आपको इतना टाइम ज़रूर देना है रोज़ाना कि वो आपको आके बताएं कि आज मेरी ये एक्टिविटी। ये अच्छा, ये जो दोस्त वाली बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम भी एक्चुअली ये कहते ही रहते हैं कि दोस्त आप ज़रूर अपने बच्चों को, लेकिन इतने भी दोस्त ना बन जाएं कि वो पेरेंटिंग आप भूल जाएं। तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बीइंग अ फ्रेंड एंड अ पेरेंट। अच्छा, एज अ फैमिली गवर्नर साहब, इनके बच्चे, इनकी अहलिया क्या किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं जब कोई काम नहीं होता? वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि कोई काम ना हो, मतलब व्हाट इज़ देयर फेवरेट एक्टिविटी? कहीं जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं? इंटरेस्टेड इन म्यूजिक? बिकॉज आपको पता है हम कितने इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत सी बातें हमने करनी है। वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद गवर्नर तिजोरी एंड मिसेस, और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, इंसाइट्स मिल रही हैं। स्पेशली हमें नहीं पता था कि आप कितने फैमिली मैन हैं और माशाल्लाह कितनी कनेक्टेड आपकी फैमिली एंड एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व। सो दैट इज़ वन थिंग वी लर्न। एक चीज़ और गवर्नर साहब, ऑब्वियसली हम बहुत पॉलिटिकल फैमिलीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ की बात करते हैं, लेकिन आप यू आर नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। और क्या ये गलत हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली में वाहिद पॉलिटिशियन हो? ये सही सुना है आपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक असल में मेरी जो 3rd जनरेशन है वो बिज़नेसमैन जो फैमिलीज़ होती हैं ना, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रहा है। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी शख्स कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया और जो आता भी था तो बुरा माना जाता था, यानी वो भी मैंने भी मजबूरी में ज्वाइन की, लेकिन नहीं, मुझे 3rd जनरेशन से 4th में भी जाता हूँ तो नहीं मिलता है। लेकिन आप बनना चाहते थे, यू वांटेड टू, जैसे होती है ना आवाम की खिदमत करना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस मौके पे, आपके पास फिर कौन सी ईदर सिंगी है कि आपने कामयाबी की सीढ़ियाँ माशाल्लाह इतनी जल्दी तय की? मतलब क्या ये उस यूनिवर्सिटी के करामात हैं जहां आप इशारा भी करते रहे हैं, जिसके आप चांसलर रहे हैं और वाडा साहब पता नहीं तालिब इल्म है, या और कोई मामला है? देखें, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा ना कि मैं बहुत यंग एज में ना बिज़नेस पॉलिटिक्स में आ गया था। मैं जब 21 साल का था तो मैं पूरे पाकिस्तान की जो हमारी जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन थी उसका चेयरमैन था, और जब मैं 23 साल का था तो मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट वोट लेकर MC मेंबर्स इलेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर मैं चेयरमैन था ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का। और आधी दुनिया मैंने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ देखी, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो जब भी वो मुल्क से बाहर होते थे, और ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, तो उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत यंग एज से हो गया था। और फिर जहाँ शादी हुई इसकी फैमिली में पॉलिटिक्स थी और बहुत ज़्यादा ही कुछ जल्लाद किस्म की थी
तो अच्छा, ये तो इनकी फैमिली में कुछ लोग MQM से भी एसोसिएटेड थे और MQM का जहाँ नाम आता था वहाँ वायलेंस भी साथ मेंशन होता था। किसी चीज़ पे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप तो ऐसी जमात से हैं जिसने ये किया है, वो किया है, फलाना किया है। तो मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं इस जमात में आया 2017 में, जब ये लंदन से अलहदा हो चुकी थी और फारूक सत्तार भाई जो हैं वो उसके कन्वीनियर थे, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने स्टेक होल्डर हैं इस शहर के, सूबे और इस मुल्क के, स्टेक होल्डर्स मैं उनको कहता हूँ जिसमें सफ़ीर भी हैं और हमारे उलमाए कराम हैं, NGOs वाले हैं, बिज़नेस कम्युनिटी है, मीडिया के दोस्त हैं, वो सारे और मेरी पार्टी के लोग भी और दूसरे सियासतदान भी, वो ये कहते हैं कि जिस तरह इन 3 सालों में हमने इस मनसब पर बैठकर गवर्नर हाउस के आवाम का ख्याल किया है, उनके साथ जिस तरह से घुले मिले हैं, उसकी मिसाल लोग कहते हैं कि नहीं। और आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि लोग वो तो हमने देखा है, तो फिर आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनालिटी मिसरेड थी, पीपल डिड नॉट नो यू, या फिर एक और टर्म होता है गिल्टी बाय एसोसिएशन? हाँ, गिल्टी बाय एसोसिएशन, जस्ट बिकॉज़ यू हैपन टू बी a part of that party. Apparently people would presume something or assume something, या फिर अब चूंकि लोगों का आपसे इंटरेक्शन हुआ है and people have seen के आप लिटरली आम आदमी के साथ यहाँ दस्तरखान पे बैठे होते हैं। ये वो दौर है जहाँ एक सियासी पार्टी जो सोशल मीडिया किंग तस्वुर की जाती है और उनके पास ऐसी टीम्स मौजूद हैं। मैं अभी मिसाल बता देता हूँ, हमारे पास आप ही के चैनल के इरशाद भट्टी साहब, वो आए थे और इत्तेफाक से लकी ड्रॉ के लिए स्टेज पर भी थे, तो उन्होंने वो जियो पे चला भी है सारा। जी, मैं बता सिर्फ ये रहा हूँ कि मैं किस दौर में इस सियासत में आया हूँ। तो उन्होंने जब मैंने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं मिली, 50 लाख घर नहीं मिले, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, तो उनसे रहा नहीं गया और हमारे भाई ने आके माइक पकड़ा और कहा कि गवर्नर साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं तो आएँ आप सब, मैं और ये मिलके उनको सलाम भेजते हैं। आफरीन है कि 10-12 हज़ार के मजमे में से एक शख्स ने सलाम नहीं भेजा, बल्कि हाथों से मना किया। और जाहिर है ये तो मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा कि गवर्नर साहब आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, तो आवाम ने आवाज़ों से ज़ोर से कहा मोहब्बत है, मोहब्बत है, जिस पे उन्होंने ऐसे थम्सअप किया। तो मैंने माइक लेके कहा कि अब आप अपने इस गवर्नर भाई को सलाम भेज के दिखाएं। तो शायद 12-15 हज़ार लोगों ने एक साथ सलाम किया, तो पूरा गवर्नर हाउस गूंज रहा था। अब ये है एक्चुअल बात जो जियो ने सबने अपनी स्क्रीन ने दिखाई और कवर भी की। लेकिन मैं हैरान हूँ और आफरीन है इन सोशल मीडिया की उस सियासी जमात के लोगों पे। दूसरे दिन मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जियो इरशाद भट्टी तुमने क्या गवर्नर सिंध को मात दी और क्या खान को सलाम भिजवाया। और मैं हैरान, मैंने कहा अच्छा कैसे भिजवाया, मैं भी देखूं। तो कुछ ऐसे एडिटिंग की हुई थी कि जो वो पहले वाला वो करके और उसके ऊपर जैसे वो थम्स अप जो मेरे पे दिखा रहे थे वो खान पे दिखाया है। तो मैं उस टाइम की सियासत में आया हूँ जहाँ ख़ुद मुझे इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान के जलसे में कहा कि सिंध का गवर्नर देखो और मौला जट देखो। और मैं 100% ये कह सकता हूँ कि जो उनकी नाअहल किस्म की टीम जिसकी वजह से आज वो अंदर है, उन्होंने उनके कान भरे। और वो कान के जो नहीं मशहूर होता है कि हर लीडर बड़ा कच्चा होता है, उनको किसी ने कहा होगा तो उन्होंने जाके मीनार पाकिस्तान के जलसे में कह दिया। अब आप मुझे बताएं, तो बेसिकली आपको मौला जट कह रहे थे। और फिर मैंने दूसरे दिन बयान दिया, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मौला जट का जो करैक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है, नूरी नट का जो है ना वो नेगेटिव है। तो उन्होंने शायद मेरे लिए अच्छा ही कहा कि मैं इस सूबे के मौला जट तो हीरो था उसमें, तारीफ हो गई वो तो। उस सूबे की आवाम के लिए मौला जट ही साबित हुआ और लोगों के हकूक़ के लिए, उनके वसाइल छीन कर लाकर देने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मौला जट ही बनाया। चले मौला जट की बात हो रही है, भाभी आपको भी शामिल करते हैं। आपको कोई फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल कर लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं क्या? व्हाट इज़ योर फेवरेट फैमिली एंटरटेनमेंट? आई थिंक
टीवी देख लेते हैं, मूवी देख नेटफ्लिक्स लेते का भी देख लिया। आप लोग को ऐसा लग रहा है ट्रैवल करते हैं ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड कर रहे होते हैं, यहाँ इतना टाइम नहीं मिल रहा होता। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बड़ा बोरिंग किस्म का हस्बैंड नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगा। और मैं थक हार के जाके बस सिर्फ सो ही जाता हूँ, हम बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं और नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देखते हैं, अच्छे गाने सॉन्ग्स जो होते हैं उसको भी सुनते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड म्यूज़िक भी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो टाइम हमारा क्वालिटी टाइम बचा हुआ है फैमिली में वो बड़ा लाइवली हो। यानी अगर बेटी सामने से आ रही है तो सबसे ज़्यादा मैं शोर मचा रहा हूँगा, उसको सलाम कर रहा हूँ, फिर वो भी कहती बाबा बस कर देना, रिलैक्स हो जाए, क्यों मेरे पीछे पड़ गए, भी तो मैं आके बैठी हूँ। वो बेस्ट रिलेशनशिप होती है फादर डॉटर। What kind of music are you होता है और What kind of music are you into? Both of you individually. आप लोगों का एक ही जैसा टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं है और बच्चों का भी नहीं है, इसलिए जब भी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो झगड़ा मेरा चलता है, एक इसका चलता है और ये बेईमानी करती है क्योंकि पीछे बच्चे शोर कर रहे होते हैं कि हमारा वाले नहीं, ये अपने 3 लगाती है, एक मेरा एक बच्चों का होता है। बट बेसिकली पाकिस्तानी म्यूजिक या ओल्ड इंडियन म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, मैं थोड़ा सा एक क्लियर करूं कि जो म्यूजिक है ना, ये इसको बाउंड्रीज या सरहदों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा है कि आपने ये कहा है। चाहे किसी भी इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, तुर्क का हो, कहीं का भी हो, म्यूज़िक तो वो है जिसको सुन के आपको सुकून मिले, आपके अंदर की रूह को मज़ा आए, और वो कोई भी हो। तो मेरी नज़र में तो ना कोई आर्टिस्ट किसी का है, और लोग रहते हैं पड़ोसी मुल्क भारत में, और मैं तो समझता हूँ आधा मुल्क ही हमारा है। तो कोशिश करेंगे कि कभी मौका मिला तो आधा वापस लें। बड़ी इसी अच्छी दुआ के साथ मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन अच्छी बात हमें ये लगी कि दे हैव देयर फैमिली टाइम एज वेल, मूवीज़ भी चलती हैं, म्यूज़िक भी है, हर किस्म की अपनी टेस्ट भी हैं, सो दैट इज़ क्लोज टू माई हार्ट, आई लाइक दैट। बहुत सी बातें हमने करनी है और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला, आपको पता है ना, मुझे भूख लग रही है। नहीं, मैं ये आपसे कहने ही वाला था, आपने भूख का जिक्र कर दिया कि आप कहेंगे कि ईद का पहला दिन है और आप हमारे मेहमान बने हैं, और हमने पूरा महीना लोगों को होस्ट किया है और आज स्पेशल गेस्ट हमारे पास हैं। तो मैं कहता हूँ बाकी बातें क्यों ना हम टेबल पर खाने की मेज पे कर लें। बिल्कुल करते हैं। सो इनकी तो मेहमान नवाजी मशहूर ही है पूरे पाकिस्तान में। सो आज हम भी, हमारे पास रमजान में बिल्कुल टाइम नहीं था। Ladies and gentlemen, the breakfast is back and so are we in the morning. So after a very long time. ईद मुबारक, और वाकई फील हो रहा है कि ये ईद है, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक कल्मिनेशन है। ये मुझे बहुत नजर आ रहा ज्यादा है एहतमाम कर दिया है। और इससे गवर्नर साहब की हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी अच्छी तरह नजर आ रही है, जो पूरा महीना इन्होंने लोगों को और भाभी को भी, खातून खाना को। ऑफ कोर्स आपकी कंट्रीब्यूशन ना होती तो ये काम ना होता। तो अब हम भी रेसिपिएंट ऑफ दिस हैं और हम सोच रहे हैं, मैंने है। आप ब्रेक्स में ही शीर खुरमा चख लिया है और क्या लाजवाब, बहुत ही मुनासिब मीठे का शीर खुरमा बना हुआ है। मैं जो भी मेरा मेहमान आता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 चीज़ें जो है ना वो इस टेबल पर ज़रूर हो। कौन सी? एक हलीम, हाँ, और दूसरी निहारी। हाँ, और वो दोनों ही हैं, दोनों ही मौजूद हैं। वो दोनों ही हैं। तो निहारी तो निहार मुँह हम खा चुके हैं। हाँ। अब हम सर्टनली ये मौका हमारे पास है आपसे बात करने का, और मुल्क के जो हालात हैं उस पर हम ज़रूर आपकी राय चाहते हैं। आप इतना अहम आईनी ओहदा रखते हैं। बलूचिस्तान के हालात अब से तो नहीं, बहुत अरसे से ज़ाहिर ख़राब हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है। आपको लगता है क्या बात हाथ से निकल रही है, निकल गई है? क्या है सलूशन इस मसले का? देखें, बिल्कुल अभी ये जो हालिया वाक़या बोलान के करीब जो जाफ़र एक्सप्रेस का बलूचिस्तान में हुआ, उसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देखें, जो महीना और जो दिन यानी रमज़ान का महीना, रोज़े से लोग थे, तो ये बात तो पूरी कौम को समझनी है कि जो मारने वाले थे वो कम से कम वो मुसलमान नहीं थे। मैं ये भी आपके आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त दुनिया में वो ममालिक जिनकी अफवाज कमज़ोर हैं, वो सफ़े हस्ती से या तो मिट गए हैं या मिटने की तरफ जा रहे हैं, और उनकी मिसालें हम सब के सामने हैं। फ़लस्तीन, इराक़, शाम, लीबिया, जो आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी अफवाज, मजबूत अफवाज मौजूद है। पीटीआई बड़ी स्टेक होल्डर है इस निज़ाम की, एक इतनी बड़ी अपोजिशन जमात है। वो कहते हैं इमरान खान को पैरोल पर रिहा करें, 3 दिन के लिए उनको बुलाएं। आपको लगता है ये बुरी डील है अगर कोई इत्तेफाक राय पैदा करना है? लेकिन सलामती कौंसिल की मीटिंग थी, उनकी जमात ने उसका बाइकआउट किया।
लेकिन मैं आपके लिए और आपके नाजरीन के लिए बता दूं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त 3 दफ़ा सलामती कौंसिल की मीटिंग हुई जिसको उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर चेयर ही नहीं किया। तो आज तो वो ना मेंबर नेशनल असम्बली हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसा ओहदा है जिसको चेयरमैन भी उनकी पार्टी के मौजूद हैं। मतलब जो बैरिस्टर साहब हैं वो आके अटेंड करते। बेसिकली आप कह रहे हैं जब उनके पास मौका था तब उन्होंने तब कुछ किया नहीं। तो ये आप क्या करेंगे? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है कि जी उनको 3 दिन के लिए पेरोल पे निकालते और ले आते, जो आदमी वज़ीर आज़म हो के सलामती कौंसिल की मीटिंग में ना बैठा हो। और दूसरी बात देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो APS का वाक़या है वो आप सबके हमारे सामने है, जहाँ कई 100 बच्चे शहीद कर दिए गए थे। और उस APS के वाक़े के बाद सब ने बैठ के एक कंसेंसस किया था और हमने पेपर बना लिया था जिस पर सिर्फ अमल दरामद होना था। और उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से आज ये जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं ये उसी तनाजुर में है। अगर उस पर पूरा अमल दरामद हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत है और इतनी प्रोफेशनल है, तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से तो हमारी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट और हमारी फोर्सेस ज़बरदस्त हैं। लेकिन तमाम सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा और काश के PTI वाले उस दिन आते तो दहशतगर्दों को और उन ममालिक को ये मैसेज जाता कि कम से कम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर ये तमाम यूनाइटेड और एक साथ बैठे। तो इसकी कमी की ज़रूरत है। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को अपना काम करना चाहिए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को या सियासतदानों को ऊपर नीचे कह रहा हूँ कि जी वो ज़्यादा। हमें सबको एक टेबल पर बैठकर अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना है इस पाकिस्तान के लिए, इसकी मईशत, इसकी माशरत के लिए। और हम बार बार इत्तेहाद की बात करते हैं अब्दुल्ला भाई, मैं कहता हूँ इत्तेहाद तो हो जाएगा, एहसास तो पैदा करें। जब तक एहसास ही नहीं होगा के और तो मसले हैं ना, इत्तेहाद फिर जाहिर है एक और। अच्छा एक चीज़ और ये मैंने ज़रूर इनसे पूछना है, हमारा टाइम ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे शो पे आए हुए थे। अब ये देखिए, अब वो भी आए हुए थे, उन्होंने एक बात कर दिया। अब आज मौका है कि हम आपके साथ बैठे हुए हैं तो क्यों ना आपसे पूछ लें ये क्या बात है। वो कहते हैं आप कह रहे थे इख्तियारात मुझे दे दो, मैं 2 दिन में बदल दूंगा, अब कराची का सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं भाई फंड्स मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। ये क्या चल रहा है? ये क्या खफा रहते हैं एक दूसरे से? नाराज नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। अच्छा। और आपके नाजरीन के लिए बता रहा हूँ, मेरा तो ज़ाती वकील भी है पिछले 10 सालों से। ये इंकशाफ हुआ है, ये हमें आज पता चला है वैसे। वो कहते हैं ना, जब बड़ा भाई ज़रा स्टाइलिश हो रहा हो, अच्छे काम कर रहा हो तो छोटा कॉपी करता है। मैं बड़े दिन से देख रहा हूँ, जब से मैंने ग्लासेस लगाना शुरू किए उसने भी 2-3 खरीद लिए। अब वो आएंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे। और उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं उस दिन पैडल खेलने गया जहांगीर खान के साथ, तो दूसरे दिन ये बिलावल भाई को लेके साथ पहुँच गए उधर। तो अच्छी बात है, कॉपी कर रहा है। अब उसने डिमांड की है बड़े भाई से पैसों की, और वो भी 100 अरब रुपए मांगे उसने मुझसे। गो के मैंने कहा कि भाई पहले पुराना हिसाब तो दो, लेकिन उस पर थोड़ा नाराज़ लग रहा, कहता हिसाब नहीं मांगो, दूसरे पैसे दे दो। मैंने CM साहब से भी कहा, मैंने कहा मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 50 आप डालें। तो उन्होंने तो खैर हंस के टाल दिया है बात को, लेकिन अभी ये पेच लड़ रहा है एक दूसरे के साथ। लेकिन सीरियस नोट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि बाकी सारी बातें मजाक हैं। मेयर कराची से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी का अच्छा वर्कर है, उसे टाइम बाकी चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं उसको अगले दिन भी कह रहा था कि जो तुम पार्कों में घूम रहे हो और बर्गर की लाइन में लगे हुए हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने एग्जीक्यूटिव पावर दी है। क्या तुम मेयर कराची हो, तुम्हारी अपनी पार्टी की हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा है, प्रेसिडेंट तुम्हारा है, चेयरमैन सेनेट तुम्हारा है, 2 सूबों में हुकूमत तुम्हारी है। और क्या चाहते हैं? काम करें। मुझसे जो मुशावरत चाहिए वफाक से और उनके दरमियान, देखिए हक तो फिर मैं अगर हक की बात पर आ गया ना तो आपको 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, और मैं किसी दिन चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें। तो मैं ये आज तो ईद का मौका है, लेकिन हम बैठ जाएंगे इसके बाद। पानी वाले मसले पे सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ के हम आवाज़ हैं। देखें, केनाल का इशू तो अब आया ना, मुख्तसरन, हाँ। काला बैग
कालाबाग डैम का इशू पिछले कई दहाइयों से ज़ेर बहस है। मैं सिर्फ वन लाइनर में एक बात कहूँगा कि कैनाल के इशू पे सियासत नहीं करें। सियासत ना करने के मतलब में ही सारी चीज़ें शामिल हैं। इस पे से मैं पर्दा उठाऊंगा। चलें, इस टेबल पे बैठ के अब आप लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपसे जरूर ये पूछना है, बिकॉज हम पहले बात कर रहे थे कि इफ गवर्नर साहब बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली एंड ही सेड नहीं, बट ही इज द वन हु इज द पॉलिटिशियन इन इट। आप तो हैं पॉलिटिकल फैमिली की, तो कोई एस्पिरेशन आप में हो, और मेंटोर साथ कोई ज़बरदस्त किस्म के आपके लाइफ पार्टनर हैं, और अब हमने देखा है दैट चेंज इन पाकिस्तान जहाँ ख़वातीन जो हैं वो बड़े एक्टिव रोल पॉलिटिक्स में प्ले कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस पे हैं। सो इन फ्यूचर यू और योर डॉटर या किसी कोई आप देखती हैं? मेरी बेटी इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में आने के लिए। बेटी है, मेरा आज तक कोई प्लान नहीं। बेटी को लेकर आऊँगा मैं इंशाल्लाह। हम टेबल पे बैठे हैं, इसमें से गवर्नर साहब क्या अच्छा बना लेते हैं भाभी? हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं। हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं, ज़बरदस्त, और भी बहुत अच्छी बनाते और मंदी अच्छी बनाते हैं, और कभी कभी अपनी बीवी को बेवकूफ़ भी अच्छा बनाते हैं। जब टाइम मांगना हो तो उसके अंदर इसको फिर बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। अभी ये कैसे मना अगर नाराज होती हैं तो कैसे मनाते हैं? तोहफा देते हैं, कहीं ट्रिप करा देते हैं, गाना सुनाते हैं? नहीं, आई थिंक मैं खुद ही ठीक हो जाती हूँ। खुद ही ठीक हो जाती है, क्योंकि लंबा सफ़र है ना, इसको भी पता है कि मंजिल एक ही है, तो फिर क्या इधर उधर भटकना। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे को मनाने से पहले ही मान जाते हैं। खास चीज़ अगर आप तोहफा हो या फिर आप अपनी मर्जी से इनके लिए कुछ चीज़ पसंद करके गिफ्ट कर दे, बस या आप कहते जाओ अपनी मर्जी से ले लो जाके? ये बता देती है कि मैंने ले लिया इसका। अच्छा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम दोनों ये अकेली अगर कहीं ट्रैवल में भी बच्चों के साथ बाहर है, जैसे सऊदीया जा रही है उम्रे पे, या वहाँ कोई शॉपिंग करनी हो, या यूएस में अपनी बहनों के पास, तो आज दिन तक इसने अपने लिए भी कोई चीज़ जब तक व्हाट्सएप पे मैंने इसको ओके नहीं दी, इसने कभी नहीं खरीदी। जब तक मैं ओके ना कर दूं तो इसको ना लेना है ना ख़रीदना है। और यही हाल मेरी तरफ से भी है कि मैं जो भी कोई चीज़ लेता हूं तो पहले इससे पूछता हूं। तो हम एक दूसरे के ना वो आदी हो के मुताज हो गए। ये जब तक एक दूसरे से अप्रूवल नहीं होगी तो खरीद भी नहीं पाते। बहुत से एक्चुअली लाइफ पार्टनर्स को ना हैबिट हो जाती है। और ये नहीं, और ये अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है ये हो भी जाना चाहिए। इट्स नाइस, इससे आपकी रिलेशनशिप जो है, आपकी इंटीमेसी वो नज़र आ रही है, माशाल्लाह बड़ी कंपैटिबल हैं आप दोनों। फैमिली को खुश रखना है तो आपने बिल्कुल बीवी के सामने ये नहीं कहना है कि फिलहाल तो मैं इनके साथ हूँ। ये फिलहाल तो यूज ही नहीं करना किसी चीज़ में। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं, अगर अच्छी लाइफ गुजारनी है तो जिस तरह आप टीवी देखते हैं ना, आप मुझे बताएं कभी टीवी के सामने बैठ के आपने जवाब दिया टीवी को? नहीं दिया। इस तरह बीवी को भी आप टीवी समझे, जब वो बोल रही हो तो खामोशी से ऐसे ये अच्छी नसीहत है, बहुत ही अच्छी। आज मेरा ख्याल है कि हमें नसीहत, एडवाइस वगैरह मिल गई है। ये कामयाब शादी का नुस्खा है जो कामरान भाई ने हम सब लड़कों को दिया है। बट इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट टीम किया। का सबका बहुत शुक्रिया, आपके तमाम कैमरामैन का, आपके प्रोड्यूसर का, और आपके जितने एडिटर्स हैं, सबका, पूरी टीम का, और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हम दोनों बहुत मशकूर हैं। आप माशाल्लाह जैसे आपकी रेपुटेशन है बीइंग अ वंडरफुल होस्ट, हमने उससे भी बहुत बढ़कर आपको पाया। नो डाउट, थैंक यू सो मच बोथ। और एक दफ़ा फिर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, पहला घंटा आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, क्योंकि पहला दिन भी गुजर गया, पहला घंटा भी गुजर गया। अब जहां आप कल गए थे आज वो सब आपके घर आएंगे। हाँ, ये सब कुछ होगा। ईद पे वो ये मुड़ 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 के वही लोग होते हैं, वही लोग मिल रहे होते हैं। आगे पीछे देखिए, हम लोग भी तो मिल ही रहे हैं ना, पूरा रमज़ान मिले हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी ईद पे भी हम सारे साथ हैं। तो पहले घंटे में हमने गवर्नर से बातें की, गवर्नर साहब और उनकी एहलिया हमारे साथ थी। हमें बड़ा मज़ा आया, बड़े मज़े का खाना था, एंड इट वाज रियली नाइस। लेकिन हमें चाहिए कुछ म्यूजिक, मतलब ईद है, कोई और चीज़ें भी हमारी कुछ चाहिए। कंस्ट्रेंट्स से बहुत ज़्यादा एहतमाम तो यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए हमने दोबारा इस मर्तबा ज़हमत दी है और हमने रिक्वेस्ट की है। बड़ी ही मायानाज पुरगुलकारा हैं अनीना फ़िदा साहिबा, जो हमारे साथ इस दफ़ा भी ईद पे मौजूद हैं। इनसे हम कुछ गीत सुनेंगे, महसूस होंगे, साथ साथ कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करते चले जाएंगे, जैसे कि वज़ीर इत्तलात पंजाब
पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। बिल्कुल होंगी और साथ ही हमें तहरीक इंसाफ के बिल्कुल शौकत यूसुफ सईद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, सो ही विल आल्सो बी विद अस। और भी बड़े लोग हैं, लेकिन पहले हम नीना से बात करेंगे। नीना, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा साल गुजरा आपका ईद टू ईद? देखिए, हम हर साल मिलते हैं ईद के दिन पे और आपके साथ ईद, जियो के साथ और जियो के सारे ऑडियंस के साथ ईद होती है। बहुत मज़ा आता है और अच्छी गुजर रही है। रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा, ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी और गुजरी भी। अच्छा, आप बता रही थी, आप बता रही थी कि आपने काफ़ी ट्रैवल किया इस साल में। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 5 से 6 टूर्स थे मेरे और उसमें यूके था, दुबई, कनाडा और अमेरिका और इसके अलावा कतर। ज़बरदस्त। क्योंकि पिछले ईद पे जब हम मिले थे ना, तो तब ऑब्वियसली आपने इतने फैंस बना लिए इधर, क्या ज़बरदस्त आपका म्यूज़िक था, तो वी वांटेड कि आप दोबारा आएँ। और फिर आपका जर्नी हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और मतलब नेवर एंडिंग है, इन द सेंस आप फिरती भी रहती हैं, आप सीखती भी रहती हैं, आप गाती भी रहती हैं और अब आप कुछ OSTs वगैरह भी कर रही हैं। जी, मैंने कुछ OSTs किए हैं, जैसे PTV का पूरा रमज़ान चला था और 1-2 पाइपलाइन में हैं, तो माशाल्लाह ये चीज़ें अब स्टार्ट हुई हैं। और जब अमेरिका जाती हैं या कनाडा जा रही हैं या दुबई जा रही हैं, कैसा रिसेप्शन दिया जा रहा है आपको? मतलब डू यू एंजॉय, आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन में मज़ा आता है क्या? कुछ तजर्बात हमसे शेयर करें प्लीज़। देखें, जो भी वहाँ पे लोग हैं वो हमारे अपने हैं और उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब यहाँ से पाकिस्तान से कोई जाए और उनके वतन की खुशबू वहाँ पे ले जाए, क्योंकि हम ताज़े फरमाइश क्या आती है सिंधी गानों की? ज़्यादा सभी आती हैं, पंजाबी सॉन्ग्स की भी आती हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे दूसरी कम्युनिटीज़ के भी किए हुए प्रोग्राम्स, जैसे पंजाबी कम्युनिटीज़ के, सराइकी कम्युनिटीज़, इवन पश्तून भी बहुत पसंद करते हैं। वो भी गा लेती हैं क्या आप? जी, 2-3 मैंने याद कर लिए, क्योंकि लैंग्वेजेस जो भी हैं, फोक पे काम करती हूँ, तो जो भी फोक है हमारे वो सब पश्तो गाने भी आते हैं भाई, इन्हें 3-4 वो भी उन्होंने याद कर लिए हैं। पिछले ईद तक जब हमने बात की थी तो सिर्फ पंजाबी, सराइकी, सिंधी तो आप कर ही रही थी, पश्तो वाला हमें नहीं पता था। हाँ, बलोची भी। तो अभी आप हमने ऑब्वियसली अपनी एक महफिल सजानी है और आज ईद है, तो क्या आप किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? मैं चाह रही हूँ कि बहुत एक खूबसूरत कलाम है शाहिदा परवीन जी का, साडे वाल मुखड़ा मोड़, वो ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। ट्रांसलेशन भी बता दें हमें। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? साडे मोड़, ये तो मुखड़ा, सीधे कोई ट्रांसलेशन मतलब इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी? हमारी तरफ अपना चेहरा कर लीजिएगा। क्या बात है, आपको देखें अब आपको समझ में आने लगी है शायरी। बहुत ही फोक की बहुत मशहूर है और बहुत अरसे से गाया जा रहा है, बहुत सारे फनकारों ने गाया, सभी बड़े फनकारों ने गाया, तो इट्स अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। इट इज। सो मैं ट्राई करूंगी आज आपके सामने। फोक का एक तो जाहिर है उस रब्बे कायनात, सूफी ही कलाम है ये, तसव्वुफ है कि मेरी तरफ नज़र करम कर दे, क्योंकि जो भी ज़मीन पे हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, और कायनात जो है वो एक तरीके से अल्लाह से नज़र करम की दरख्वास्त की जा रही है और रमज़ान में हम सब ने भी यही कोशिश की है और होपफुली अल्लाह ताला राज़ी हुआ हो और हमारे रोज़े सब कबूल हुए हों, और आज उसी खुशी में हम ईद मना रहे हैं और बहुत से मेहमान हमारे साथ हैं। और इस ईद पे भी हमारी ईद ज़रा कंप्लीट होती है। कुछ हमारे मेहमान ऐसे हैं जो हमारे शो पे जब सारा साल होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम सोचते हैं कि फिर ईद पे क्यों ना हो। हाँ, ईद पे उनका होना ज़रूरी होता है ताकि हम मुख्तलिफ बातें करें, वरना पूरे साल तो ऑब्वियसली आपको पता ही है एक ही तरह की बातें होती है। ईद इज़ द ओनली मौका जहाँ हम उनको ज़रा जान सकते हैं, आपसे मिलवा सकते हैं उनको, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा इज जॉइनिंग अस अगेन दिस ईद। थैंक यू आज़मा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगी, इंजॉय कर रही हैं। आपको ईद मुबारक तो हम दे ही रहे हैं और उम्मीद है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा आपकी ईद जो है वो ठीक जा रही होगी। तो पिछली मरतबा तो नई हुकूमत थी ना, ऑब्वियसली इसी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको पता है कि ज़रा थोड़ी सी उसकी एक टेंशन भी होती है, सेटअप होने में टाइम भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है, तो मसरूफियत भी ज़्यादा थी। तो हाउ इज इट गोइंग दिस टाइम? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, हुमा, आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। हुकूमतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे औरतों के काम ख़त्म नहीं होते ना घर के,
तो हुकूमतों का काम भी ख़त्म नहीं होते। और पिछली दफ़ा भी निगहबान रमज़ान जो पैकेज है वो CM दे रही थी जो है वो 64 लाख ख़ानदानों को, तो वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। और इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 30 लाख घरों को जो है वो रमज़ान के जो है वो चेक्स मिले हैं। तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। उसके बाद आप हैं ना हर वक्त हमें किसी ना किसी रोलर कोस्टर पे बिठाने के लिए, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब इसका नोटिस ले लिया, अब उसका, तो ऐसे ही चलता है। आज़मा, इसका मतलब बहुत मसरूफियत एक अंग्रेजी में एक टर्म होती है डोंट शूट द मैसेंजर। हम तो मैसेंजर्स, हम तो हमें खबरें आती हैं, हम खबरें सुनाते हैं, तो हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा अदरवाइज नहीं होती। अच्छा आज़मा, चूंकि आप हैं हमारे साथ तो हम आपसे certainly ये जानना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुनाफाखोरी, महंगाई को रोकना होता है, तो क्या आप लोग इस बार अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? पर्टिकुलरली चीनी का आपको पता है आवाम बड़े परेशान रहे, चीनी की कंजम्पशन भी रमज़ान में बढ़ जाती है। That's right. देखो 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन जो हत्तल इम्कान कोशिश की जा सकती है वो सब की है। एक तो जो जैसे मैंने कहा कि 30 अरब रुपए का जो निगहबान रमज़ान की गिफ्ट था वो लोगों के घरों पर पहुंचाया, बहुत बड़ा टास्क है। 30 लाख ख़ानदान छोटा एरिया नहीं होता। फिर जो है वो मॉडल बाज़ार और जो सहूलत बाज़ार कायम किए थे उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 90% से ज़्यादा था। जो बाहर बाज़ार है उसमें यकीनन कुछ शिकायतें, कुछ जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर हुए, लेकिन उसको हमने बहुत कैटर किया है। लाखों की तादाद में चालान हुए हैं, लोगों के ऊपर FIRs कटी हैं, जुर्माने हुए हैं। तो जो एक मतलब कोशिश की जा सकती है वो की है, लेकिन कुछ काम जो है वो ख़ुद इंसान को एज इंसान और मुसलमान के तौर पे भी करने चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ हम लैक करते हैं। चले भी ये बड़ी कैंडिड तरीके से आपने लोगों को और हम सबको अपनी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। एब्सोल्युटली, ये भी आपने हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा होगा तभी तो नहीं हमने नाजायज मुनाफाखोरी से बाज आना। ये हमारी सैड रियलिटी है। ये लिटरली कभी कभार ये लगता है अब्दुल्ला कि डंडा लेके खड़ा ही होना पड़ेगा। मतलब कि हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा होगा तो हम अपनी शहरी जिम्मेदारी, हम अपनी इंसानियत को याद रखेंगे कि हम सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, जिससे हमारी जान को भी खतरा है, अगले की जान को भी खतरा है। लेकिन वो ऑन आवर ओन नहीं करेंगे। वो जब तक वो डंडे वाली बात है ना, जब तक जुर्माने नहीं होंगे, डंडे नहीं होंगे, तो फिर वो होना भी नहीं है। वी होप आज़मा कि ये सब कुछ बदल जाए। ये बताइएगा कि आपके गुड गवर्नेंस के दावे अपनी जगह, लेकिन अब सियासत नज़रिए बयानिए की होती है, परफॉर्मेंस कोई नहीं पूछता। एटलीस्ट हमने ये नोटिस किया, और इसी को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ वाले और दीगर अपोजिशन वाले जो हैं वो बड़ी तहरीक चलाने वाले हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने के बड़े बातें भी हो रही थी, दावे भी हो रहे हैं। खतरा महसूस करती है हुकूमत? क्या यार आज भी ईद के दिन तो लोगों ने तहरीक इंसाफ और मतलब सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं तो ख्याल था कोई हम रैपिड फायर खेलेंगे, कोई मतलब ईद की बातें होंगी। बहरहाल कोई ख़तरा वतरा नहीं है। देखो मैं बिल्कुल इस बात को बाय नहीं करती कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हुकूमतों का नैरेटिव जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होती, ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली कहूँ कि पंजाब ने बुजदार मॉडल देखा था चीफ मिनिस्टर से पहले, और वो बहुत एक डिज़ास्टर था। सो उसके बाद अब जब लोगों को उनके डोर स्टेप्स के ऊपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अद्वियात मिल रही हैं, किसान कार्ड हो रहे हैं, बच्चों को बाइक्स मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, सोलर्स मिल रहे हैं, अपनी छत अपना घर, मतलब एक लंबी लाइन है। वो फिर सियासी बातें हो जाएंगी जो मेरा ख्याल था कि आज हमें नहीं करनी। लेकिन ये सब लोग जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो यकीनन जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की कारकर्दगी से मुतमिन भी है। और अभी रिसेंटली कुछ सर्वेज भी आए हैं, आईपोर का सर्वे आपने देखा होगा, जिसमें 70% से ज़्यादा लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से मुतमिन है। सो इसलिए ये नहीं होता कि कारकर्दगी जो है वो लोगों को मैटर नहीं करती है। फजूल खाली नारे, खोखली धमकियाँ और मैं गिरा दूंगा और मौला जट बनना, मैं नहीं समझती कि लोग इसको अब पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंग आपने मौला जट का टर्म यूज़ किया कि पिछले घंटे में भी हमने बड़ा यूज़ किया था। इन एनी केस आज़मा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज, आप रैपिड फायर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आपको पता है हमारे शो का हम रैपिड फायर टाइप तो नहीं करते होते, और खुशी का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन पॉलिटिक्स बीच में आप जब हमारे स्टूडियो में आएंगी ना कराची नेक्स्ट टाइम, तो हम आपसे कुछ यस नो और कुछ ऑप्शंस देके आपसे जरूर उस किस्म की बातें करेंगे। अच्छा दोबारा से हम तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। वो आपको पता है अकेली ट्राई कर चुकी है, लेकिन अगर वो दीगर जमातों को साथ लेकर आते हैं जैसा कि उनका इरादा बन रहा है, तो फिर ये ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद
मसला बन सकता है और इस मिशन को लोग कहते हैं, जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, कि एक ही शख्स है जो टैकल कर सकता है, वो हैं मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक मियां नवाज शरीफ। और वो पता है हमें कि पंजाब में वज़ीर आला के साथ हैं, मेंटोरशिप का किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन क्या वो इस ज़मीन में भी कुछ नज़र आएंगे एक्टिव हमें? देखो, एक तो मतलब इस पर्सपेक्टिव में देखें ना कि जी हमें बड़ा कोई डर लग रहा है और पता नहीं ये क्या क़यामत ढालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करना ये हमारा काम है, एज ए गवर्नमेंट करना चाहिए, और वो वफाकी हुकूमत बहुत अच्छे से कर भी रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े हैं और उनकी एक बहुत ख़ास कुर्बत है मियाँ साहब के साथ। सो मियाँ साहब अपना रोल जहाँ पर भी मुल्क में अंदर, जहाँ वो इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान हैं, तो उनका रोल जहाँ पर भी जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले भी हुकूमत के भी तमाम मामलात में उनकी गाइडेंस हमारे साथ मौजूद होती है, और बाकी भी मुल्की मामलात में जहाँ उनके रोल की ज़रूरत पड़ेगी, पहले भी वो कभी इस मुल्क के लिए पीछे नहीं हटे और आइंदा भी नहीं हटेंगे। चलें जी, कहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मियां नवाज शरीफ नजर आएंगे। आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका आज़मा, ईद मुबारक वंस अगेन। आई होप यू हैव अ गुड वन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। होप कि आपको अनीना का सॉन्ग भी पसंद आया हो, क्योंकि अनीना इज गोइंग टू बी विद अस और अभी हमने बहुत से गाने आपसे सुनने हैं, लेकिन साथ ही ब्रेक तो लेनी है। ऑफ कोर्स देखिए, ब्रेक हमने इसलिए लेनी है ताकि आपको ब्रेक दें और आप जाके कुछ थोड़ा सा खा लें, शीरखुरमा खाएं। होपफुली आप पेस आउट कर रहे हैं अपना खाना पीना ना, ये हम हर ब्रेक में और आने जाने में आपको बताते हैं। आई विल, लोग बीमार होते हैं, आपको पता है, इमरजेंसीज वगैरह ईद पे, बड़ी ईद पे ज्यादा होता है, बड़ी ईद पे ज्यादा होती हैं, लेकिन इस ईद पे भी हो जाती है ना। हम आपको रूह की ग़िज़ा जो है ना वो फराहम करेंगे, और मौसीकी का हमने खुसूसी इंतजाम किया है। अनीना फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो अनीना, व्हाट सॉन्ग आर यू प्रेजेंटिंग अस नाउ? आप अभी खाने की बात करें तो मैंने कहा हाजमे के लिए अच्छा है कि एक फोक सॉन्ग सुना दूं। बिल्कुल, वो जो अच्छी बात है, कड़कदार जो होता है उससे आपको जो है वो एनर्जी होगा, बिल्कुल सुना दें। और फिर अनीना, आपने हमें ये भी बताना है कि आप जब इतना ट्रैवल करती हैं तो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसकी आपको बार बार रिक्वेस्ट आती ही आती है? धमाल के अलावा धमाल की बहुत ज्यादा आती है, और अल्ले मुझे मारूड़ा बहुत ज्यादा सुना जाता है। अच्छा। और फोक तो बहुत सारे हैं, जैसे बलूची फोक है, वशमल्ले, लैला ओ लैला, इनकी बहुत ज़्यादा आती हैं। कुछ ये 10-15 सॉन्ग्स जो हैं वो ऑल द वे उस हर लिस्ट में होते हैं मेरे, और वो उसके सुनने वाले हर जगह पे होते हैं, जहाँ पे भी ट्रैवल कर लें, कहीं भी चले जाएं। कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ौक़ वाले होते हैं, फिर वो गज़ल्स वगैरह की करते हैं फरमाइश, वरना ज़्यादातर तो वो हल्ला गुल्ला वाले जो सॉन्ग्स हैं, खुशी वाले सॉन्ग्स जो हैं, वो सारे सुनना पसंद करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें खुशी वाला ही गाना सुनाएं। जी, हाउ लवली। अभी हमारे साथ एक और मेहमान है, और चूंकि हमने हुकूमती मौक़िफ़ भी लिया है तो अपोजिशन के रहनुमा को भी शामिल करना ज़रूरी है। शौकत यूसुफज़ई साहब रहनुमा हैं PTI के, हमारे साथ होते ही हैं थ्रू आउट द ईयर, सो ईद पे क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपको, सबसे पहले ईद मुबारक सर। और सर, इसी मुनासिबत से प्लीज़ हमें बताइए कि सियासत में आने से पहले हम ज़रा कुछ गैर सियासी बातें कर रहे हैं ना, भी कर रहे हैं, हाँ, सो भी कर रहे हैं, तो कैसी होती थी आपकी ईदें, और क्या मसरूफियात होती थी, और कितनी तब्दीली आई उसमें आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ज़ाहिर है ईद जो सियासत से पहले की ईद होती है उसका अपना मज़ा होता है, सियासत के बाद की ईद का अपना मज़ा होता है। वो जो शुरू वाली ईद होती है उसमें आपको ईदी मिलती है, और बाद में फिर आपको ख़ुद ईदी देनी पड़ती है। इंतज़ार होता है कि बच्चे आ जाएं, मैं उनको ईदी दे दूँ। एक पॉलिटिशियन की जो सियासत की जो ईद होती है वो बड़ी बिज़ी होती है, और पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हुआ कब शाम हुई। लेकिन जब बचपन था उस वक्त की ईद थी, उसमें हम कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सियासत में तो सारा दिन बस यही कि आवाम और आप हैं और उनका साथ होता है, बस यही ईद होती है, गुजर जाती है। ये ईदी वाली बात जो की है ना आपने शौकत साहब, ये बड़े लोग आज इस बात को याद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे पता नहीं कब वो टाइम गुजरता है कि हम उस ब्रैकेट से निकल जाते हैं कि हमें ईदी अब नहीं मिलती। मतलब आई फाइंड इट वेरी अनफेयर, हमें भी ईदी मिलनी चाहिए। फिर एक स्टेज आती है जब आपको मिल भी रही होती है और आप ईदी दे भी रहे होते हैं, लेकिन फिर एक स्टेज आती है, पता है क्या, जब आपके बुजुर्ग, आपके बड़े इस दुनिया से जाना शुरू हो जाते हैं, और आप PH कर रहे होते हैं साथ साथ, वो
स्टेज और ज़्यादा फिर आपको एहसास होता है कि अब आपको ईदी देने वाले लोग रहे ही नहीं। अच्छा, अब आप पहले नीना ने वो गा दिया एक गाना, हमें थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सैड सा कर दिया। अब आप इस किस्म की बातें कर लें। शौकत साहब, हम वापस आ रहे हो, मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम थोड़ी सी सियासत की बात कर ही लें। तो ये बताएं कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ का एक ग्रैंड मुहिम, ग्रैंड अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ चलाने का ऐलान था, तो क्या हम आने वाले दिनों में कुछ पेशरफ देखें टुवर्ड्स दिस? देखिए, सियासत का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त आप मुल्क को देखें तो बड़ी मुश्किल में है। एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ महंगाई है, हुकूमत चल नहीं रही है, हालात बड़े दगरगो हैं। इस वक्त अगर अपोजिशन अपना रोल अदा नहीं कर रही तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, और ये चीज़ें आवाम समझ रही हैं। आप देखें, चीनी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। इस वक्त जो आपके एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा ज़रिया था कपास, वो कम हो गई है। हुकूमत की जो गलत पॉलिसी थी उसकी वजह से गंदम की पैदावार में कमी हुई है। तो अब सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, जो आपका जो तिजारती खसारा था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन हालात में हम मेरे ख्याल से अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रही है कि वो सब मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अलायंस बनाएं और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर हो, क्योंकि जितना इस हुकूमत को आप वक्त देंगे इतना मुल्क को नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से इस पर सारी जमातें समझ गई हैं, बशमूल मौलाना फजल रहमान साहब, और कोशिश यही हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और इंशाअल्लाह ताला मौसर तारीख चलेगी ईद के बाद। सो आप दमादम मस्त इसलिए चाहते हैं ईद के बाद, और आप चाहते हैं कि आपका ख्याल है कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी मुल्क का नुकसान होगा। शौकत साहब, अगर आपका मिशन नए इलेक्शन है या हुकूमत का खात्मा है जैसे आपने अभी कहा, तो उसके लिए तो आइनी फार्मूला तो वही होगा ना जो 2022 में PDM वालों ने इस्तेमाल किया था पार्लियामान के ज़रिए। नो कॉन्फिडेंस ले आए आप लोगों को, ऐसा करना है तो उसके लिए आपको हुकूमत के जो अभी इत्तेहादी हैं उनसे बात करना होगी। पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई। अब या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे या वो आपको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, तो वक्त नहीं आ गया कि आप हुकूमती इत्तेहादियों से रवाबित बहाल करें? देखिए, आइनी रास्ता तो उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ अपनाया जाता है जो आइनी तरीके से आए हों। ये हुकूमत तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, गलत तरीके से आई है, और पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामानी हैसियत है वो ख़त्म करके रख दी है। आज देखिए, पार्लियामेंट की कोई बालादस्ती आपको नज़र नहीं आ रही, जमहूरियत को रोन डाला है, सारे जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी पामालियाँ हो रही हैं, और कोई इदारा इनसे बचा नहीं है। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो मौसर तहरीक शुरू करेंगे और मौसर तहरीक के ज़रिए इसको ख़त्म करेंगे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी, MQM या उनके इत्तेहादियों का ताल्लुक है, तो वो तो वैसे भी उनसे नाराज़ हैं, और वो तो एक धक्के की मार हैं। जो इस अगर उनको ये पता चल गया कि पोजीशन मौसर हो गई है, मजबूत हो गई है और हुकूमत नहीं चलने दे रही है, और तो ये लोग खुद ब खुद इधर आ जाएंगे। और अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को चलता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि ये हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। देखिए ना, इस वक्त आप एक बनाना रिपब्लिकन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। दहशतगर्दी आपके घरों तक पहुँच गई है और हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम है। पूरा जोर जो है वो अपोजिशन को कुचलने में लगा हुआ है हुकूमत का। इस वक्त जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, और कोई पॉलिसी आपको नज़र नहीं आएगी, कोई अफगान पॉलिसी आपको नज़र नहीं आएगी, और उसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आप वज़ीर दाखिला को देखें, वज़ीर ख़ारजा को देखें, कितनी मरतबा ये लोग खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं, कितनी दफ़ा काबुल गए हैं। पॉलिसी क्या है अभी तक तो किसी को मालूम नहीं है कि जो दहशतगर्दी का खात्मा है वो किस तरह किया जाए, कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए। बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल से इस पे तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो उनकी बैठकें हो चुकी हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला एक मौसर तहरीक के ज़रिए इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे। ठीक है यूसुफ साहब, आपने बार बार हर जवाब से पहले यही कहा कि आप ये बिल्कुल आपको जायज़ हुकूमत भी नहीं लगती है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो फिर एक फ़र्जिया सवाल आपसे कर लेते हैं कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप किसी भी तरीके से कामयाब हो गए, हुकूमत जो है वो रुखसत कर दी गई, नए इलेक्शन करा दिए गए, ख़ुद इक़्तिदार में आ गए, और अगली ईद तक आप बतौर कोई मिनिस्ट्री वगैरह जो है ना वहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर ये सारा एक सिनेरियो हम खींच रहे, तो क्या ये सब हासिल करने के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? एक ये सवाल है, और उनके केसेस ऑब्वियसली वो तो वहीं के वहीं हैं, तो आप हाउ डू यू सी इट मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे जाली मुकदमात हैं, और जितने भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको गैर कानूनी तरीके से, जाली तरीके से उनको पाबंद सलासल किया गया है। हम देखें, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान निकलना नहीं चाहता है जेल से। वो ये कहता है इंसाफ हो,
अगर इंसाफ हो, अगर आज अदालतें सही तरीके से काम करें तो ये तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान खुद ब खुद निकल आएगा। लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं, कल मैं आपको सुनाऊं कि जो अटक जेल में लोग थे, हमारे वर्कर्स थे जो 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं और उसके बावजूद उनको ले जाया गया 2 और मुकदमात में कि जी कोई सार और एक और था वहाँ पे तरनौल थाने के जो पुलिस के हवाले करो क्योंकि और इनसे तफ्तीश की जाए। तो ये बड़ी ज़्यादती है, जुल्म हो रहा है वर्करों के साथ। हम पाकिस्तानी हैं सारे, तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, मोहब्ब वतन है, उनको इस हद तक ले जाया जा रहा है कि वो नफरत करने लगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो मेरे ख्याल से ऐसे हालात में कोशिश ये होगी कि इस हुकूमत से जान छुड़ाए और मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है वो ख़त्म की जाए, जमहूरियत बहाल हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और जितने भी अदलिया है वो आज़ाद होकर काम करें। इस वक्त अदालतें आज़ाद नहीं हैं, फैसले कहीं और हो रहे हैं और इसका जिक्र कई जजेस कर चुके हैं, आपके सामने है। और तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके मुकदमात जाली हैं और जिस दिन भी फेयर ट्रायल हुआ वो इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद जेल से बाहर होंगे। चलिए, क्या होता है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये उन्होंने पक्का इरादा बता दिया कि ईद के बाद, बस ईद की छुट्टियों के बाद दमादम कलंदर होगा और हुकूमत को टफ टाइम देने वाले हैं। अच्छा नीना, आपको पता है कि दमादम मस्त कलंदर ऐसे टर्म्स में भी यूज होता है? ये भी होता है तो हमेशा हमने हमें दमादम मस्त कलंदर करना चाहिए, लेकिन हुकूमतें कर रही होती हैं, हुकूमतें अब उनका दमादम मस्त कलंदर देख रहे होते हैं। तो उस दमादम मस्त कलंदर के बाद हम आपसे भी चाहेंगे कि कुछ सुने, लेकिन पहले तो हमें ब्रेक भी लेनी है। लेकिन थोड़ा सा ये बता दें, अभी हमने 2 पॉलिटिशियंस जो हमारे बड़े वेल नोन पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान है से बात की है। तो आपका कोई इंटरेस्ट वैसे पॉलिटिक्स वगैरह में है या फिर दूर रहती हैं आप? इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम बैठ के, अब इतनी रैपिडली हुकूमतें चेंज हुई हैं कि हमें अब याद ही नहीं रहता। इस जनरेशन में बहुत कम लोगों को अब पॉलिटिक्स का पता है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी जब हम आपसे मिले और उससे पहले भी आपसे मिले, ये वाली जनरेशन तो कहती है हम ज्यादा बाशऊर हैं। नहीं, आप बड़ी पीसफुल हैं और शायद इसीलिए पीसफुल हैं बिकॉज़ आप इतने आपका रुझान कहीं और है। में इन्वॉल्व नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और गाने सुनेंगे। ईद मुबारक। सुबह मैंने कहा कि गजल भी सुना दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि ब्यूटीफुल। इनफैक्ट आपका बड़ा अंदाज एक मुख्तलिफ है गजल का, क्योंकि वरना हम बाकी फोक सॉन्ग्स वगैरह आपसे सुन रहे थे और गजल में बिल्कुल एक चेंज हो गया मूड। तो दैट इज वेरी इंप्रेसिव। इसके लिए तो अच्छा, गजल गाना आसान काम नहीं है ज़ाहिर है। सो हाउ डू यू keep up with the training and everything? I learned before like coming in a profession, तो सारी मेरी ये स्किल्स पे इस पे काम हुआ हुआ है और रियाजत बड़ी ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। सर जी, अच्छा खासा काम हुआ हुआ है और रियाजत लाइक हफ्ते में 3-4 दिन मुझे रियाजत के लिए निकालने पड़ते हैं, जो कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है। और वो सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह अब वो ज़माना नहीं है। अब वो ज़माना है नहीं। पहले क्योंकि वन गो में सारी चीज़ें हुआ करती थी। अभी भी कोई इतनी स्टेबल आवाज़ नहीं आई क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आपको पता है, लेकिन वो जो पुख्ता आवाज़ें होती थी वो वाकई मॉर्निंग का जो रियाज होता है, अब तो सुबह को है। लेकिन ये भी अच्छा है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हैं, आप रियाज करती रहती हैं। हालांकि आप इतना एक्सपीरियंस्ड हैं, आप परफॉर्म करती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वो आपका अमल जो है वो साथ साथ चल रहा है। अच्छा, एक फरमाइश हमें आ रही है क्योंकि आपकी हमारे व्यूअर्स ने बात सुन ली पश्तो सॉन्ग वाली। वो कह रहे हैं कि जी आप सारे बलोची भी पिछली दफ़ा भी गाया था, सिंधी तो गाती हैं ही, पंजाबी भी गाती हैं, सराइकी भी हम सुनेंगे, पश्तो अब हमें सुनाएं आप। तो आपको मतलब आपकी डिलीवरी जो है, आपका एक्सेंट वगैरह, नॉट दैट आई नो पश्तो और एनीथिंग, लेकिन आप लोग बता सकते हैं। मुझे तो लग रहा था बड़ा स्पॉट ऑन है, तो बड़ा ज़बरदस्त था। क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मिला आपको कि आप सही तलफ़्फ़ुज़ है आपका? स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पे लैला ते चरत कदम की दिया और उसके बीच में जो एक जगह है वो हमेशा मुझसे मिस हो जाती थी। अब मैं उसको सही कर पाती हूँ क्योंकि अब प्रैक्टिस के साथ ज़बानें बहुत खूबसूरत है हमारे पाकिस्तान की। How difficult is it to learn new songs in different languages? हमने देखा है मैडम नूर जहां ने भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाने गाए, लता जी एंड ऑल दैट। सो अब ज़रा कम नज़र आता है ऐसा। अब भी होता है, बहुत सारे लोग जो हैं जैसे हदीका कियानी जी, अली ज़फ़र सिंधी में गाते, बलोची, पश्तो, सभी ज़बानें। और मेरा ख़्याल है कि होना चाहिए, हर फ़नकार को जो है ना हर ज़बान में गाना आना चाहिए, क्योंकि गाने की कोई यानी म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती। तो हर जगह पे हर किस्म के जो हैं वो ऑडियंस होती है। अब एक फरमाइश आ रही है कि भाई आप किसी लेजेंडरी सिंगर, मैडम नूर जहां, आबदा परवीन, किसी का भी कोई गाना आप हमें सुना सकें। हमने सब कुछ कवर कर दिया एक्चुअली।
अभी तो सारी ज़बानें भी हो गई ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं आप? बस सांसों में तूफान आया भोपाल नहीं आया। हाँ सांसों में थोड़ा सा हो जाता है मुझे अब्दुल्ला को देख ये लाइफ की खूबसूरती है, ये लाइफ की खूबसूरती है। कमाल की बात है। थैंक यू सो मच, आपके साथ भी मिलकर बहुत मज़ा आता है और ईद एक ईद लगती है और सब जो भी ऑडियंस है हमारी, थैंक यू सो मच। आप मुझे ईद मुबारक टू यू, ईद मुबारक टू यू। एंड आप आती हैं, हम जब आपको इनवाइट करते हैं हम बड़े खुश होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि आप जो है ना कोई एक माहौल जो है वो क्रिएट कर देती हैं और हम चाहते हैं कि जाते जाते अभी हम एंडिंग कर रहे हैं। कितनी फरमाइशें आपने तो फरमाइशों की फहरिस्त ही बांध दी। ईद है ना, मैं ले रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑल द लिबर्टीज ऑफ ईद। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।